मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति पढ़ने से पहले हम फ्रांसीसी क्रांति का मानवाधिकार घोषणा पत्र का एक पंक्ति लेंगे। मनुष्य के कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं जो उसे जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ये फ्रांसीसी क्रांति का मानवाधिकार घोषणा पत्र की पंक्तियां हैं। इसी में इस क्रांति के बीज निहित हैं, या इसे हम समझ सकते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप की क्या स्थिति थी और फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की क्या स्थिति थी, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। 1789 में फ्रांस की क्रांति विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। 1789 की क्रांति में सत्ता के संघर्ष में मध्यम वर्ग को निश्चित विजय प्राप्त हुई। पतनोन्मुख सामंतवाद का सदैव के लिए अंत हो गया। आर्थिक मूल्यों, सामाजिक ढांचे और राजनीतिक तंत्र में जो परिवर्तन हुए उसका दूरगामी परिणाम पड़ा और फ्रांस की क्रांति मानव मात्र के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण और अस्मरणीय प्रगति चिन्ह बन गई। क्रांति के समय यूरोप की स्थिति। फ्रांसीसी इतिहासकार अलेक्सी द टोम्बिल के अनुसार 1789 की क्रांति के पहले यूरोप जर्जर हो चुका था। समस्त यूरोप सामंतवाद की गिरफ्त में था। 1618 से 1648 ईस्वी के 30 वर्षीय युद्ध में मध्यकालीन यूरोप का अंत हो गया था। 1789 की क्रांति के समय इंग्लैंड में हैनोवर वंशीय जॉर्ज तृतीय शासक था। केवल मात्र इंग्लैंड में ही संवैधानिक राजतंत्र विद्यमान था। शेष यूरोप निरंकुश राजसत्ता के अधीन शासित था। सब उपनिवेश थे इंग्लैंड के। फ्रांस व इंग्लैंड एक दूसरे के शत्रु रहे। रोम में क्रांति के समय फ्रेडरिक विलियम सेकंड था और वह बहुत दुर्बल शासक था। रूस में कैथरीन सेकंड शासिका थी, वह निरंकुश थी। इटली भी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दुर्बल राजनीतिक स्थिति होने के कारण इटली के राज्यों को यूरोप के बड़े राज्यों ने अधिकृत कर लिया था, मतलब वहाँ पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। जर्मनी एक असंगठित देश था जिसमें 360 राज्य थे। यूरोप में फ्रांस जो है वो सबसे प्रभावशाली राज्य था। स्पेन में बुर्बो वंश का शासन था, वह निर्बल और अस्थिर था। फ्रांस की क्रांति के समय संपूर्ण यूरोप के राज्यों के शासन का स्वरूप विकृत हो चुका था। सामंतों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, किंतु वे कर्तव्यों के प्रति उदासीन थे। सर्वत्र अत्याचार, भ्रष्टाचार विद्यमान था। नैतिक पतन हो रहा था। सामाजिक दृष्टि से यूरोपीय समाज का आधार सामंतीय था। 1789 की क्रांति के समय यूरोप का समाज दो भागों में विभक्त हो चुका था। इसमें पहला वर्ग है विशेषाधिकार युक्त वर्ग और दूसरा वर्ग है विशेषाधिकार हीन वर्ग। इसमें से जो पहला वर्ग है विशेषाधिकार युक्त वर्ग, उस वर्ग में कुलीन और पादरी आते हैं और दूसरे वर्ग में जनसाधारण के लोग थे, जिसमें किसान और मजदूर थे। पहले वर्ग के लोगों का महत्वपूर्ण पदों पर अधिकार था। अधिकांश आय का उपयोग वही कर रहे थे या वही वर्ग करता था। दूसरे वर्ग पर अत्याचार और उत्पीड़न होता था क्योंकि किसान और मजदूर उसी में थे। पादरी की दो श्रेणियां थी, बड़े पादरी और छोटे पादरी, जिसमें से जो बड़े पादरी थे उनके पास अपार धन संपत्ति के वो मालिक थे, उनका स्वतंत्र न्यायालय था। छोटे पादरी जो थे उनका जीवन थोड़ा सरल था, सादगीपूर्ण था, आय उनकी कम थी, कार्य क्षेत्र इनका विस्तृत था। ये शिक्षा, चिकित्सा का काम भी करते थे। दूसरे वर्ग की स्थिति शोचनीय थी। इसमें भी दास और अर्धदास प्रथा और बेगारी प्रथा वहाँ पर थी। मतलब कुल मिलाकर स्थिति यह कष्टप्रद थी। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति
में हम वहाँ के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस समय क्या क्या स्थिति थी। लुईस चतुर्थ के समय या उसकी मृत्यु के समय जो 1715 में हुई, उसने अपने उत्तराधिकारी को जनहित कार्य करने और युद्ध न करने की सलाह दी थी। लुई चतुर्थ के बाद लुई पंचम ने जो इसके बाद बने, उन्होंने इनकी सलाह पर कोई अमल नहीं किया और युद्ध होते रहे। लुई पंचम से लुई 16वें तक 1774 से 1793 तक इनकी जो उन्होंने लुई चतुर्थ ने जो परामर्श दिया था वो उनकी उपेक्षा करते रहे और क्रांति की भेंट चढ़ते रहे। फ्रांस की क्रांति 1789 में इसके बीज जो है तत्कालीन समाज में बिखरे हुए थे, जो सैकड़ों वर्षों से द्वंद्वग्रस्त, भ्रष्ट और खोखला होता जा रहा था। क्रांति के पहले की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहते हैं, जिसे आंसिया रेजिम कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से फ्रांस में एक तंत्र की निरंकुशता स्थापित थी। लुई 16वां और उसकी रानी फ्रांस की आम जनता की समस्याओं को नहीं समझ पाए। पूरा फ्रांस भिन्न भिन्न इकाइयों में विभक्त था, न वहाँ कानून की एकरूपता थी और न प्रशासन की। सामाजिक दृष्टि से भी 3 बड़े वर्ग बन गए थे। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, जिसमें फ्रांस के पादरियों का वर्ग था और इसका प्रभाव छाया हुआ था समाज में। दूसरा वर्ग था सामंत वर्ग, जिनके पास फ्रांस की अधिकांश भूमि थी। पादरी और सामंत विशेषाधिकारी संपन्न वर्ग थे। तीसरा वर्ग है जनसामान्य वर्ग। समाज का बहुमत था इसमें और इन्हें सामाजिक समानता प्राप्त नहीं थी। समाज में आर्थिक विषमता, शोषण, उत्पीड़न व्याप्त था और इन्हीं असमानता के कारण फ्रांस में जो है विचारकों का पदार्पण हुआ, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि विचारकों ने समाज को जो है वो प्रभावित किया। आर्थिक दृष्टि से अर्थतंत्र लड़खड़ा गया था। सामंत लोग प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे, परंतु कृषकों पर कर लगता था। वर्साय जो वहाँ की राजधानी थी की भव्यता और शानो शौकत के बीच सामान्य जनता जो है वो दरिद्र जीवन व्यतीत कर रही थी। फ्रांस की क्रांति के पूर्व बौद्धिक क्रांति के प्रणेता, दार्शनिक, विचारक, अर्थशास्त्री मौजूद थे, जिन्होंने की क्रांति का सूत्रपात किया या इनको क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। उनमें है सर्वप्रथम वोल्टेयर, जिन्होंने 1685 से 1755 ईस्वी के बीच का कार्यकाल रहा। वोल्टेयर ने फ्रांस में भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार किया। वह कहता था, अब तो कोई ईसाई बचा ही नहीं, क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार वोल्टेयर ने लोगों के विवेक को जागृत किया और तर्क की उपयोगिता को स्पष्ट किया। उसने पुरातन व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली आधारों पर भी प्रहार किया। वोल्टेयर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वह सही नहीं है, परंतु तुम कह सको इस अधिकार की लड़ाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यह कहना नितांत सत्य है कि वोल्टेयर एक कलम का सिपाही था। उसने तत्कालीन फ्रांस में परिवर्तन की बात बड़े प्रभावशाली और साहसिक ढंग से रखी। उनका ये महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू 1685 से 1755 ईस्वी के बीच कार्यकाल रहा। ये पहला राजनीतिक शास्त्री जिसने पहली बार राज्य तथा राजा और व्यक्ति के संबंधों का विश्लेषण किया। इसने आलोचना करने के साथ साथ विकल्प भी व्यक्त किए। इनकी पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून का सार, में राज्य की सत्ता को समझने का प्रयत्न किया गया। इस पुस्तक में सत्ता के 3 कार्य निर्धारित करने पर इन्होंने बल दिया है। पहला है व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है। दूसरा कार्यपालिका, जो कानून लागू करती है। तीसरा है न्यायपालिका, जो कानून की परिभाषा करना जिसका कार्य है।
यही उनका प्रख्यात शक्ति का विभाजन का सिद्धांत था और इसके विचार से जब तक ये तीनों कार्य एक व्यक्ति या संस्था द्वारा संपन्न होंगे, समाज में न्याय नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं रूसो भी दार्शनिक विचारक हैं। 1712 ईस्वी से 1778 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा। इसने प्रकृति और व्यक्ति की नैसर्गिक इच्छाओं को सराहा है। इनका कथन था कि व्यक्ति जैसे जैसे संपत्ति और संस्थाओं के बंधन में बंधा, वह कुटिल होता गया। मनुष्य को अपने नैसर्गिक विकास का अवसर मिलना चाहिए। रूसो के विचार ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं और कल्पना पर आधारित थे। वह यथार्थ से दूर और कल्पना लोक में विचरण करते थे। उसने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो सद्गुणों पर आधारित हो। फ्रांस की जनता का मार्गदर्शन किया। फ्रांस की क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व रूसो के विचारों से ही प्रेरित था। फ्रांस के दिदरो दालाबैर और उसके सहयोगियों ने एक विश्वकोश संकलित किया। दुनिया के इस पहले विश्वकोश ने ज्ञान के भंडार का एक जगह संकलित किया और इसे उपलब्ध कराया। 18वीं शताब्दी के मध्य कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने बताया कि भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया था कि लोग, विशेषकर मध्यम वर्गीय लोग, यथास्थिति से शुद्ध होकर परिवर्तन की चेष्टा करने लगे और परिवर्तन की ओर बढ़ने लगे और क्रांति का वो कारण बने। तो इस प्रकार ये फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप और फ्रांस की स्थिति में विचारकों का योगदान है। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण रहे। धन्यवाद।